गुड मॉर्निंग दोस्तों, जोहार। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग आज झारखंड होमगार्ड बहाली या परीक्षा के विज्ञान के अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को करेंगे दोस्तों। तो मैं दिलू सर आपके साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर आया हुआ है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। तो आइए देखते हैं। किसी वस्तु की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड किस भौतिक राशि की है? तो क्वेश्चन हमारे पास है, किसी वस्तु की एसआई इकाई या यूनिट मीटर सेकंड किस भौतिक राशि की है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी बल और ऑप्शन डी जो है कार्य। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो मीटर मीटर प्रति सेकंड या एमएस, मीटर प्रति सेकंड जो भौतिक राशि जो होती है वो वेग की एसआई इकाई है दोस्तों, है ना, वेग। यानी पहला ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, क्या कह रहा है, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड है ना। चलिए, यदि तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज करेक्ट। यदि दूसरे ऑप्शन की बात किया जाए, यदि दूसरे ऑप्शन की तरफ यदि हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि त्वरण क्या होता है। ठीक है, तो त्वरण समय के साथ वेग में परिवर्तन, है ना। त्वरण जो होता है समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर है और इसका एसआई मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है दोस्तों, है ना। जबकि बल की बात किया जाए, बल की बात किया जाए तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति की स्थिति में परिवर्तन लाता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है दोस्तों, एन, है ना। चलिए, उसके बाद कार्य की बात किया जाए तो कार्य है, कार्य बल और दूरी का गुणनफल है और इसका एसआई मात्रक जूल है दोस्तों, है ना। याद रखिएगा, ये बराबर पूछता है ना। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेग हो जाएगा, है ना, वेग। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ए ऊर्जा का संरक्षण, बी जड़त्व, सी गुरुत्वाकर्षण, डी दाब। यानी आपको ये बताना है कि न्यूटन का प्रथम नियम जो है किससे संबंधित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व से संबंधित है दोस्तों, है ना। ये जो न्यूटन का प्रथम नियम जो है ये जड़त्व से संबंधित है या इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आइए देखते हैं इसका डिटेल से, है ना। कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। इसका मतलब है कि वस्तुओं में अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने के प्रवृत्ति होती है जिसे जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जड़त्व। ठीक है, जड़त्व इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूछ रहा है बल बराबर द्रव्यमान, बल बराबर द्रव्यमान इनटू क्या होता है ना। ऑप्शन इज दूरी, ऑप्शन ए इज दूरी, ऑप्शन बी इज वेग, ऑप्शन सी इज त्वरण, ऑप्शन डी इज समय। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा त्वरण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, त्वरण हो जाएगा। तो बल या फोर्स द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब है कि वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसे F इज इक्वल टू एम ए के रूप में दर्शाया जाता है ना। F इज इक्वल टू एम और ए से क्या किया जाता है, इंगित किया जाता है ना। जहाँ F बराबर फोर्स हो जाएगा, ठीक है, M बराबर मास, ठीक है, और A बराबर एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। तो 1 जूल बराबर होता है कितने के बराबर होता है ना। ऑप्शन ए इज 1 न्यूटन मीटर, है ना, ठीक है। बी ऑप्शन 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। सी 1 न्यूटन पर सेकेंड, डी 1 kg/मीटर। कौन सा होता है ना। इसमें 1 जूल के जो बराबर होता है कौन होता है दोस्तों, है ना। तो आइए देखते हैं। तो 1 जूल ऊर्जा या कार्य की एक इकाई है ना। यह 1 न्यूटन के बल को 1 मीटर की दूरी तक लगाने पर या 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजारने पर व्यय हुई ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है ना। तो एक जूल बराबर जो हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर, है ना। चलिए तो ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 1 न्यूटन मीटर। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछ रहा है शक्ति या पावर की जो इकाई है वो क्या है ना। शक्ति या पावर की जो एसआई इकाई या यूनिट क्या है। ऑप्शन ए इज जूल, ऑप्शन बी इज वाट, ऑप्शन सी इज न्यूटन, ऑप्शन डी इज
पास्कल, है ना। तो आपको ये बताना है कि शक्ति का एसआई यूनिट या इकाई इनमें से कौन सा है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो शक्ति पावर की एसआई यूनिट जो होता है ये क्या होता है दोस्तों, वाट, है ना, वाट होता है। ठीक है, जबकि जूल की बात किया जाए, जूल तो ऊर्जा की इकाई होती है, किसकी, ऊर्जा की, है ना। और न्यूटन की बात किया जाए तो ये बल का होता है ना, बल का ऐसा यूनिट। ठीक है, और पास्कल जो होता है दाब का होता है ना। हमेशा याद रखिएगा, ये पूछता है। चलिए, तो शक्ति की जो एसआई यूनिट या इकाई वाट होगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज 5 का ऑप्शन बी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए। तो 1 घंटा बराबर कितने सेकेंड होता है ना। 1800, 2400, सी ऑप्शन है 3600 और डी ऑप्शन है 5400। तो देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आइए देखते हैं क्या होता है ना। तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो 1 घंटे में हमारा जो होता है 60 मिनट होते हैं दोस्तों। ठीक है, 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इसलिए 60 × 60 इज इक्वल टू 36 सेकेंड होते हैं, है ना। तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड होते हैं। तो ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, घनत्व बराबर क्या होता है ना। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है घनत्व बराबर क्या होता है ना। तो ऑप्शन जो है हमारे पास, ऑप्शन ए द्रव्यमान बटा आयतन, ऑप्शन बी आयतन बटा द्रव्यमान, ऑप्शन सी बल बटा क्षेत्रफल, डी ऑप्शन है कार्य बटा समय। क्या होता है, तो आइए देखते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, है ना, द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व द्रव्यमान और आयतन से संबंधित है। घनत्व किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से विभाजित करने पर, है ना। घनत्व जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। यानी घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा आयतन, है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछ रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दाब यानी प्रेशर की जो इकाई है क्या होती है ना। इनमें से चारों में से एसआई, दाब की जो एसआई यूनिट इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए इज जूल, ऑप्शन बी इज न्यूटन, ऑप्शन सी इज पास्कल एंड ऑप्शन डी इज वाट। तो आप लोगों
को बताना है कि दाब की एसआई इकाई इनमें से कौन सी है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, दबाव यानी प्रेशर की एसआई इकाई यूनिट पास्कल होती है दोस्तों, है ना, पास्कल। ठीक है, ये जो है एसआई दाब की या प्रेशर की एसआई यूनिट जो होती है पास्कल होती है दोस्तों। इसे पीए से इंगित किया जाता है ना, डेनोट किया जाता है, पीए से डिनोट किया जाता है। एक पास्कल एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, है ना, यानी न्यूटन पर मीटर के बराबर होता है ना। चलिए, यदि जूल की बात किया जाए तो ऊर्जा का एसआई इकाई है। यदि न्यूटन की बात किया जाए तो ये क्या है, बल का एसआई मात्रक है या इकाई है। और वाट की बात किया जाए तो ये पावर, है ना, पावर का इकाई या यूनिट है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, है ना। तो किसी सरल सॉरी किसी तरल में डूबे पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है ना। तो ऑप्शन जो है हमारे पास, ऑप्शन ए इज घर्षण बल, ऑप्शन बी इज प्रत्यास्थ बल, ऑप्शन सी इज उत्प्लावन बल और ऑप्शन डी जो है चुंबकीय बल, है ना। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा, है ना। तो देखिए, तो किसी तरल में डूबे हुए पिंड को, है ना, पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल को उत्प्लावन बल कहते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है उत्प्लावन उत्प्लावन बल कहते हैं, है ना। तो चलिए उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उत्प्लावन बल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ गया है दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह बहुत सारे एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज चलती है ना। ऑप्शन ए इज निर्वात, ऑप्शन बी इज गैस, ऑप्शन सी इज द्रव, ऑप्शन डी इज ठोस, है ना। तो आपको बताना है कि ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज चलती है दोस्तों। तो आप बताइए, है ना। तो आइए देखते हैं, है ना। तो ध्वनि तरंगे ठोस माध्यम में सबसे तेज चलती है किसमें, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठोस के माध्यम में सबसे तेज चलती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है ना, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। द्रव और गैसों की तुलना में ठोस में अणु एक दूसरे के अधिक करीब होते हैं, जिससे ध्वनि तरंगे तेजी से गुजरती है ना। तो ऑप्शन क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सबसे तेज जो चलती है ठोस के माध्यम में चलती है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या पूछ रहा है ना। तो आइए देखते हैं, है ना। ठीक है, तो
क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन पर, प्रकाश का परावर्तन नियम किस पर लागू होता है ना। ऑप्शन ए इज दर्पण, ऑप्शन बी इज प्रिज्म, ऑप्शन सी इज चुंबक, ऑप्शन डी इज बैटरी। अब आपको ये बताना है कि इनमें से चारों ऑप्शन में से सही करेक्ट ऑप्शन जो है क्या होगा दोस्तों, है ना। तो आइए देखते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का नियम दर्पणों पर लागू होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना। प्रकाश का परावर्तन का नियम दर्पणों पर लागू होता है, न कि प्रिज्म, चुंबक या बैटरी पर, है ना। परावर्तन का नियम कहता है, क्या कहता है परावर्तन का नियम, कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो वह उसी कोण से वापस परावर्तित होता है, यानी वापस आता है जिससे वह सतह पर टकराता है। यह नियम समतल दर्पण, अवतल दर्पणों और उत्तल दर्पणों पर लागू होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए दर्पण, है ना। कौन कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पणों पर यह लागू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तल लेंस या कन्वर्जिंग लेंस की विशेषता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस या कन्वर्जिंग लेंस की जो एक विशेषता है क्या है। ऑप्शन ए है किरणों को फैलाता है, ऑप्शन बी किरणों को समेटता है, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, या ऑप्शन डी ध्वनि बढ़ाता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि उत्तल लेंस की एक क्या विशेषता है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, है ना, उत्तल लेंस की एक मुख्य विशेषता है कि यह किरणों को अभिसरित करता है, यानी एक बिंदु पर केंद्रित करता है तथा किरणों को समेटता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी उत्तल लेंस की एक विशेषता है, किरणों को क्या करता है, अभिसरित करता है, यानी समेटता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों हमारे स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। देखिए, ओम का नियम V इज इक्वल टू क्या होता है। ऑप्शन ए इज IR, ऑप्शन बी इज I/R, ऑप्शन सी इज R/I और डी ऑप्शन PI, है ना। तो ओम का नियम V इज इक्वल टू क्या होता है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो ओम का नियम कहता है कि किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच बहने वाली धारा यानी I उन बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी V के समानुपाती होती है, जबकि जब तक कि तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां स्थिर रहें। इसका मतलब यह है कि यदि हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो धारा भी उसी अनुपात में बढ़ती है ना। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। ठीक है, IR हो जाएगा, जहाँ पर V इज इक्वल टू वोल्टेज हो जाएगा, I इज इक्वल टू धारा हो जाएगा और R इज इक्वल टू प्रतिरोध हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमसे क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा है ना, किलो वाट घंटा किसका व्यवहारिक इकाई है ना। तो ऑप्शन जो है हमारे पास विभवांतर, बी विद्युत ऊर्जा, सी विद्युत धारा, डी प्रतिरोध। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, है ना। तो आइए देखते हैं। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई है ना, ऊर्जा की एक इकाई है जो 1 घंटे में 1 किलोवाट यानी 1000 वाट बिजली को खपत दर्शाती है। यह विद्युत ऊर्जा है ना की खपत को मापने के लिए व्यवहारिक इकाई है, खासकर घरेलू और औद्योगिक उपयोगों में किया जाता है ना। तो यह इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, है ना। ठीक है, तो 1 किलोवाट जो है विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, आइए, फ्यूज तार किस गुण के कारण उपयोगी है। फ्यूज तार जो है किस गुण के कारण उपयोगी है। ऑप्शन जो है हमारे पास उच्च गलनांक, निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता और ऑप्शन डी शून्य प्रतिरोध। तो आपको ये बताना है कि फ्यूज तार किस गुण के कारण उपयोगी मानी जाती है दोस्तों। तो बताने का कोशिश करिए। तो आइए देखते हैं, फ्यूज में जो तार होती है वो निम्न गलनांक, है ना, निम्न गलनांक, ठीक है, निम्न गलनांक गुण के कारण यह उपयोगी है। ठीक है, जब परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है तो फ्यूज तार पिघल कर परिपथ को तोड़ देता है, जिससे उपकरण सुरक्षित रहते हैं दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी फ्यूज तार निम्न गलनांक के कारण उपयोग है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन पर आ गया है दोस्तों। तो देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन है 16 नंबर का, देखिए, पृथ्वी के सतह पर जी लगभग कितना होता है ना, जी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, तो 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सी जो है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या डी जो ऑप्शन है 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना होता है ना। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन आप सभी को पता है मुझे लगता है, तो ऑप्शन बी जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों, है ना। तो पृथ्वी की सतह पर जी, है ना, का गुरुत्व त्वरण का मान जो लगभग कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है पूछ रहा है, आइए देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछ रहा है, गर्म करते समय ठोस की लंबाई बढ़ना कहलाता है ना। गर्म करते समय कोई भी ठोस होता है उसकी लंबाई बढ़ना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए इज वाष्पीकरण, ऑप्शन बी इज रुद्धोष्मन, रैखिक प्रसार, ऊर्ध्वपातन। तो इनमें इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपको ये बताना है दोस्तों। तो गर्म करने पर ठोस की लंबाई में वृद्धि बढ़ना है ना, वृद्धि या बढ़ना रेखीय प्रसार कहलाता है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन है सी रेखीय प्रसार, है ना। गर्म करते समय ठोस की लंबाई बढ़ना या वृद्धि होना रेखीय प्रसार कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसे कणों के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई में वृद्धि होती है, जिसे रेखीय प्रसार कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन इज सी रेखीय प्रसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्या पूछ रहा है देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन पर, यह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष आ चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। VVI क्वेश्चन नंबर 18, मानव कान सुन सकता है लगभग किस आवृत्ति सीमा की ध्वनि, है ना। मानव जो है कितनी आवृत्ति सीमा तक की ध्वनि को सुन सकता है? ऑप्शन ए इज 2 से 20 हर्ज, बी ऑप्शन 20 से 2000 हर्ज, और ऑप्शन सी 20 से 20,000 हर्ज, और ऑप्शन डी 2000 से 20,000 किलो हर्ज, है ना। तो आपको ये बताना है कि मानव कान जो है लगभग किस आवृत्ति सीमा तक ध्वनि सुन सकती है ना। तो आइए देखते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, है ना। मानव कान 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, है ना, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। 20 से 20,000 हर्ज यानी 20 किलो हर्ज तक की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है। यह सामान्य श्रवण सीमा है जिसे मनुष्य सुन सकता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मानव की कान सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ज तक, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 चुंबक का वह क्षेत्र जहां बल प्रभाव होता है ना। चुंबक का वह क्षेत्र जहां बल का प्रभाव होता है। पहला ऑप्शन गुरुत्वीय क्षेत्र, बी ऑप्शन विद्युत क्षेत्र, सी चुंबकीय क्षेत्र, डी ध्वनि क्षेत्र। तो आप बताइए कि चुंबक का वह क्षेत्र जहां बल का प्रभाव होता है, करेक्ट ऑप्शन आप बताइए, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। तो चुंबक का वह क्षेत्र जहां बल का प्रभाव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। चुंबक का वह क्षेत्र जहां बल का प्रभाव होता है क्या कहा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी चुंबकीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं दोस्तों।
तो लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारे स्क्रीन पर, चलिए तो देखते हैं। समानांतर संयोजन में दो प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है? ऑप्शन ए इज R1 प्लस R2, ऑप्शन बी इज R1 R2 बटे R1 प्लस R2, ऑप्शन सी R1 बटे R2 और ऑप्शन डी इज R1 माइनस R2। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से जो समानांतर संयोजन में दो प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है ना। तो आइए देखते हैं। तो समानांतर संयोजन में दो प्रतिरोधों R1 और R2 का जो समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वो R1 R2 बटे R1 प्लस R2 होता है। हमारे ऑप्शन में ये R1 R2 बटे R1 प्लस R2 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो समानांतर संयोजन में दो प्रतिरोधों R1 और R2 का समतुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट दोस्तों, है ना। तो इसी के साथ आज का महत्वपूर्ण सेशन यहीं तक। जाने से पहले यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। यदि किसी भी तरह का सुझाव देना चाहें तो हमारे कमेंट्स बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप अपने परिवार, अपने मित्र, अपने दोस्त सभी का ख्याल रखिए। इसी के साथ जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।